हेलो फ्रेंड्स। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक तरह की टॉक थेरेपी है। बल्कि ये कहना चाहिए कि टॉक थेरेपीज़ में सबसे मेन पिलर है, मुख्य स्तंभ है। लोग इसे अपनी नॉर्मल भाषा में ये भी कहते हैं कि मैं थेरेपी ले रहा हूँ। इसे हम साइकोथेरेपी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे सीबीटी भी कहते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कई तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा परिणाम देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी हो गई, मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन हो गई, सैडनेस हो गई, डिप्रेशन हो गया, कोई बहुत ज़्यादा अचानक से अगर ट्रॉमा हुआ है, मतलब कि कोई मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वेदना हुई है, इस तरह की चीज़ों में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि साइकियाट्रिस्ट ने पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया कि आपको ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अटेंड करनी है। फिर पेशेंट के मन में आता है कि पता नहीं इसमें क्या होता होगा, थेरेपिस्ट किस तरह के सवाल पूछते होंगे, मुझे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे बहुत सारी पुरानी बातें बतानी होंगी, क्या मुझे मन के सारे विचार बताने होंगे। तो मतलब क्लैरिटी नहीं होती। ये वाला वीडियो बनाने का पर्पज़ है मेरा कि मैं आपसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लगभग 15 जो मेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मुझे मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी रियल फैक्ट हैं, जो बिल्कुल सच बातें हैं, क्लिनिकली, मेडिकली, एविडेंस प्रूवन, वही आप तक हमेशा बताऊँ। तो पहला प्रिंसिपल है कि जो भी हमारे विचार होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, मतलब कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस या फीलिंग्स और हमारे एक्शंस या बिहेवियर, ये आपस में सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? एक छोटा सा थॉट जो नेगेटिव अगर आ गया कई बार रात में सोने के पहले, तो आपकी पूरी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, एक विचार आया, उसने आपकी जो अंदर से इमोशन है वो उसने आपका चेंज कर दिया। तो फॉर एग्जांपल आपके अंदर एक तरह से एंग्जाइटी आ गई, उसकी वजह से क्या है कि आप सो ही नहीं पाए, आपका बिहेवियर चेंज हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सुबह उठे हुए हैं, आपके मन में एक पॉजिटिव ख्याल आ गया अचानक से, है ना। अब एक पॉजिटिव विचार आया है, उसकी वजह से आपकी जो पूरे मन की भावना है वो बिल्कुल जगमगा गई, वो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। और आपने पूरे दिन में फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे से काम किए, बहुत सारे सकारात्मक आपने एक्शंस लिए, बिहेवियर किए। तो ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर से कहता हूँ, थॉट्स, आपके जो मन में इमोशंस पैदा होते हैं उसकी वजह से, और फिर जो आपका बिहेवियर होता है, इसी वाली चीज़ को जो है सीबीटी का ये एक तरह से मेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। आप ये समझिए कि अगर आपको एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो गई है और आपके मन में ये वाला एक विचार आ गया कि कहीं मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा। अब इस विचार की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि मन में एक एंग्जाइटी आ जाएगी, एक चिंता आ जाएगी, एक ऐसा सी भावना आ जाएगी कहीं ये सच में ये चीज़ सच तो नहीं हो जाएगी। उसकी वजह से फिर एक डर बैठता है, फिर इंसान पढ़ाई को थोड़ी अवॉइड कर देता है और अवॉइड करने की वजह से फिर डर और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो एक तरह से हम लूप में आ जाते हैं और फिर रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है समझाने के लिए कि थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं। अगला प्रिंसिपल है कि कोई भी एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप किस तरह से अपने मन में इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब आप अपने मन में किस तरह से उस सिचुएशन को समझ रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उस सिचुएशन के खुद के। एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ करो दो लोग हैं, ट्रैफिक में दोनों जो हैं वो फंसे हुए हैं। अब एक के मन में आ रहा है कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, ऑफिस देर से पहुँचूंगा, काम देर से शुरू करूँगा, शायद मुझे बॉस की डांट ना पड़ जाए, शायद जो मुझे काम आज सबमिट करने थे मैं ठीक से टाइम पे ना कर पाऊँ, हाय मैं क्या करूँगा। दूसरा व्यक्ति जो ट्रैफिक में स्टक है, उसे लग रहा है कि मैं स्टक तो हूँ ही, अब मैं कुछ करके ये ट्रैफिक खोल तो नहीं सकता, तो मैं इस टाइम पे क्यों ना कुछ एक सेल्फ हेल्प का ऑडियो पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, मुझे टाइम भी ठीक निकल जाएगा, कुछ अच्छी बातें मुझे सीखने समझने को भी मिलेंगी। तो देखिए, सिचुएशन सेम है लेकिन दोनों लोगों ने अलग अलग तरह से उसको अपने माइंड में इंटरप्रेट किया है। तो सीबीटी इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि सिचुएशन जो भी है, आप उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से करेंगे कि वो सकारात्मक हो। मतलब वो सिचुएशन तो जो भी है, लेकिन हमारे मन में जो हम उसका एक तरह से वृतांत बना रहे हैं, जो हमारे मन में एक वर्णन हो रहा है, एक दृश्य हम जो अपने मन में देख रहे हैं, वो जो है किसी न किसी तरह से हमें मदद ही करे, किसी न किसी तरह से हमारे मन को एक तरह से सुलझाए, ना कि और ज़्यादा उलझाए। तो गांठें खोलना, ये सबसे ज़्यादा मेन अप्रोच होता है सीबीटी का। अगला जो प्रिंसिपल है वो है कि जो नेगेटिव
थॉट पैटर्न होता है, नकारात्मक विचारों का जो एक तरह से पैटर्न होता है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। अपने मन में हम जान सकते हैं कि कब हमारा मन एक तरह से नेगेटिव विचारों में जा चुका है। कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि जिसमें मैंने कई तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के बारे में एग्जांपल दे दे करके समझाया है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पैटर्न होता है ऑल और नन फिनोमेनन। इसका मतलब कि अगर सब कुछ जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे ही हुआ है तब तो ठीक है। अगर कुछ भी एक कमी रह गई है तो इसका मतलब सब कुछ ख़राब हो गया है, मेरे मन में एक ऐसी भावना आ जाना। इसका मतलब कि मैंने अगर सोचा था कि मुझे मैथ्स में 100 आएंगे और अगर मेरे 98 आ गए, तो इसका मतलब कि मैं वैसे ही फील कर रहा हूँ कि जैसे मैं फ़ेल हो गया, जैसे मेरे ज़ीरो आ गए। एक और तरह का नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसका मतलब हो गया कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक बड़े नेगेटिव रूप में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं ये वाला एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी एक थॉट पैटर्न होता है जिसका नाम है माइंड रीडिंग। इसमें आप दूसरे के बारे में अपने मन में बस कुछ भी विचार बना लेते हैं। आज मैं सुबह जा रहा था तो मुझे एक मेरा पुराना दोस्त मिला रास्ते में, उसने लेकिन मुझसे उसने हेलो नहीं किया। तो इसका मतलब कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल, लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ शायद, मेरी एक तरह से यही जनरल इंप्रेशन है। ऐसा अपने मन में सोच लेना। हो सकता है आपके दोस्त ने देखा ना हो सकता है अपने किसी विचारों में मशगूल हो सकता है कुछ भी बात इस तरह की, बजाय कि इसमें आप अपने आप को स्पॉटलाइट में ले आएँ कि आपके अंदर सारी कमी है। आप समझ रहे हैं, ये अपने आप में एक नेगेटिव थॉट पैटर्न है। एक और एग्जांपल बताता हूँ नेगेटिव थॉट पैटर्न का, पर्सनलाइजेशन। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो कुछ भी होता है कि जीवन में, आप उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा दें। आपने अपने दोस्तों के साथ में प्लान बनाया, आप बाहर कहीं घूमने के लिए गए, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो गई और आप लोगों को फिर प्लान थोड़ा सा चौपट सा हो गया। आपने इसके लिए पूरी तरह से अपने आप को जिम्मेदार ठहरा दिया फिर। ये देखो कितना नेगेटिव थॉट पैटर्न है कि अगर मैंने प्लान ना बनाया होता, किसी और ने बनाया होता तो शायद ज़्यादा ठीक से होता, किसी और समय पर होता तो शायद ये बारिश ना होती, शायद चीज़ें ठीक होती। तो जो भी ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं ना, इन्हें वक्त पे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सीबीटी में ये चीज़ सिखाई जाती है कैसे ये काम करना है। जब आप थॉट्स को पकड़ेंगे तो थॉट्स फिर आगे आपके इमोशंस को नहीं चेंज कर पाएंगे, आपके बिहेवियर को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि थॉट्स जुड़े होते हैं इमोशंस से। विचार कैसा पैदा हो रहा है उससे ये डिपेंड होता है कि आपकी भावनात्मक हालत अब कैसी होगी। अगर हम विचार की स्टेज पर ही किसी चीज़ को रोक देंगे ना, तो आगे वो आपकी माइंडसेट को नेगेटिव नहीं बना पाएंगे, आपके बिहेवियर को या आपके एक्शंस को भी नेगेटिव नहीं बना पाएंगे। अगला प्रिंसिपल है सीबीटी का कि हमारे बिहेवियर की वजह से भी हमारा मूड जो है वो अफेक्ट होता है। मतलब मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि हमारा जो मूड है उससे हमारा बिहेवियर प्रभावित होता है, ठीक बात है। उसका रिवर्स भी ट्रू है। तो इसे हम किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। अब आप सपोज़ करो कोई पेशेंट है जिसे कि डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा दुख है और वो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं सिर्फ बेड पे लेटे रहें। तो उन्हें सीबीटी के ज़रिए समझाया जाएगा कि आपको ना थोड़ा सा कुछ एक बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, उससे आपका मूड भी अच्छा होगा। तो चाहे 5 मिनट के लिए सही, आप घर के बाहर निकलें, किसी खुली जगह पर जाएं और जहाँ पर कि सनलाइट हो, हवा हो, और वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेच करें। या अगर आप घर के बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने कमरे में ही आप 5 मिनट के लिए ना थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करिए। उससे आपका मूड इम्प्रूव होगा। और फिर क्या होगा, जब मूड इम्प्रूव हो गया तो फिर आपका मन धीरे धीरे करेगा कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। तो एक तरह से आप पॉजिटिव लूप में आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में होते हैं अंदर से, हमें कोई काम करना होता है और उस काम को हम लगातार टाले जा रहे होते हैं। अब टाल टाल के क्या होता है कि मन में अंदर एक डर सा बैठ जाता है, उस काम के बारे में सोचने का ही मन नहीं करता। तो यहाँ पर भी आपको ना वही वाली ट्रिक है कि एक उस काम को आप ना, चाहे 2 मिनट के लिए सही, चाहे 1 मिनट के लिए सही, लेकिन आप थोड़ा करिए, चाहे उस काम की आप तैयारी ही करिए, इतना ही करिए सिर्फ। उससे आपके मन का वो जो एक माइंडसेट है ना कि आपने बिल्कुल अवॉइड कर दिया है, वो चीज़ कम होगी, धीरे धीरे ख़त्म होगी और आप काम को कर पाएंगे। तो कई बार हमारा जो नेगेटिव बिहेवियर होता है ना, चीज़ों को अवॉइड करने वाला, चीज़ों को इग्नोर करने वाला, चीज़ों से विदड्रॉ करने वाला, मतलब कि हम हट गए, या कि चीज़ों को बस लगातार प्रोक्रेस्टिनेट करने वाला, मतलब कि हम बस चीज़ों को आगे पर ही टालते रहते हैं, टालते रहने वाला। इन सब नेगेटिव बिहेवियर्स की वजह से हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारे इमोशंस हैं, वो फिर प्रभावित होने लग जाते हैं, वो फिर नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो हमें अपने बिहेवियर का भी ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी पॉजिटिव कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए।
अगला प्रिंसिपल है कि सीबीटी में आपको कई सारी स्किल्स भी हो सकता है कि लर्न करनी पड़े या प्रैक्टिस करनी पड़े। मतलब ये नहीं है कि सीबीटी का मतलब सिर्फ कि आप बातचीत करके ही आ जाएंगे। कई सारी स्किल्स भी इसमें लर्न करनी पड़ सकती हैं, जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपकी हालत है उसके हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्किल होती है थॉट रिकॉर्डिंग। तो उसमें आपने जैसे एक डायरी ली, तो जो भी सिचुएशन है, जैसा भी एक हालात हैं आपने लिखे, फिर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं वो आपने लिखे बिना एडिट किए। जो आपके मन में सीधे सीधे चीज़ें आ रही हैं आपने उसमें लिखा। जो ऑल्टरनेट विचार आ रहे हैं वो भी आपने लिखे। इस तरह से क्या है कि धीरे धीरे मन जो है ना वो सुलझता है। सुलझता है तो फिर सॉल्यूशन आते हैं। फिर आपको खुद ही कई बार लगता है कि आप एक नेगेटिव जगह पे फंसे हुए थे, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, या कि थॉट्स रिकॉर्ड करने से क्या होता है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा मन जो है वो सुलझता है। अपने आप ही गांठें खुलती हैं, अपने आप को ये पता लगता है कि हम कहाँ पर ज़्यादा जटिल होते जा रहे थे, कहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स हो रहे थे। चीज़ों को लिखने से चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई होती हैं। और जैसे कि स्किल होती है एक कि एक्सपोजर थेरेपी। इसमें क्या करना होता है कि आप जिस चीज़ से आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, आपके अंदर झिझक होती है या आप अवॉइड करते हैं, आप बचना चाहते हैं, उस तरह के एनवायरनमेंट को, उस तरह की सिचुएशन को मतलब कि अपनाना, चाहे बहुत कम टाइम के लिए ही सही, अपने आप को मतलब वहाँ पर एक्सपोजर देना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आप सैडनेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, आप लोगों के बीच में नहीं जाना चाहते, तो एक्सपोजर थेरेपी में आपको चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, चाहे अपने मन को किसी तरह से मना के ही सही, वो आपको थेरेपिस्ट बताएंगे कि आप अपने मन को किस किस तरह से समझा सकते हैं। आपको 5 मिनट के लिए सही, लेकिन आपको किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे कि कुछ भी 2-3 लोग हों, ताकि आपको जो मन में ये चीज़ है ना कि मुझे अकेले ही रहना है, वो वाली चीज़ ख़त्म हो। आपको ये वाली स्किल भी सीखनी पड़ सकती है कि किस तरह से हम अपने आप को रिलैक्स करें, मतलब जो रिलैक्सेशन की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। अब इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं कि माइंडफुलनेस कैसे रहें। मतलब कि माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि हम जो भी कर रहे हैं इस टाइम पर, जो भी है हमारे साथ में, हम उसके अनुभव में पूरी तरह से डूबे रहें। ऐसा करने से भी फिर मन में चिंताएं कम होती हैं। या फिर आपको मेडिटेशन कैसे करना है, ये भी अपने आप में एक रिलैक्सेशन की स्ट्रैटेजी है। ध्यान कैसे लगाना है, डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है, या आपको अब किस तरह से अपने मन में सिर्फ पॉजिटिव ख्याल लाने हैं, अपने बारे में आपको सकारात्मक बातें करनी हैं, आपको अपने लिए बिल्कुल एक दयालुता की भावना के साथ में पॉजिटिव रीअफर्मेशंस करने हैं। आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप जो हैं वो कितने लायक हैं, आप कितने स्पेशल हैं, आप कितने अच्छे हैं इनफैक्ट। ये सब भी रिलैक्सेशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं। आपको लर्न करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके सीबीटी के थेरेपिस्ट आपको बोल सकते हैं। देखा जाता है कि इनसे हेल्प ही मिलती है। एक और स्किल होती है कि सोशली चीज़ों को लर्न करने की, सोशली एक तरह से चीज़ों को रिहर्स करने की स्किल। इसका मतलब क्या हो गया, हम कई बार सोशली नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते, बट यहाँ पर फिर हमें थेरेपिस्ट अगर बोलेंगे तो हमें कोऑपरेट इस तरह से करना है कि हमें कोई भी एक नई चीज़ सीखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई नया एक क्लब ज्वाइन कर लिया, या आपने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, या आपने कोई एक नया गेम, नया स्पोर्ट सीखने का ट्राई शुरू कर दिया, या आपने कोई नए दोस्त बनाए, कुछ भी इस तरह की चीज़। तो जो भी आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से आपके थेरेपिस्ट आपको अगर सोशली भी कुछ एक नए परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस स्टेप को आपको उठाना है ताकि आप वो काम कर सकें। आपको वहाँ पर उन्हें कोऑपरेट करना है। सीबीटी का अगला प्रिंसिपल है कि आपको फोकस करना होता है कि आज की रियलिटी क्या है, आज की सच्चाई क्या है। नॉर्मली हम लोग ना भूतकाल में ही अटके रहते हैं, पास्ट में ही हम बिल्कुल फिक्स रहते हैं हमेशा। अगर हमारे साथ पास्ट में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है किसी के द्वारा भी, तो हम उस चीज़ को बिल्कुल अपने मन में ध्यान रखते हैं और अपनी इमेज वैसे खुद की बना लेते हैं। अगर हम सपोज़ करो कि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे स्टार्टिंग में, हमारे टीचर्स हमें बोलते थे कि तुम ना बिल्कुल मूर्ख हो, तो हमारे मन में एक वो वाली चीज़ रहती है ज़्यादातर, और हम आज भी अपने आप को उसी स्केल से नाप रहे होते हैं। ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको बचपन में ये बोला गया कि आप लेज़ी हो, या आप कामचोर हो, या आप इनिशिएटिव नहीं लेते हो, आपको उन फीलिंग्स को अपने मन में आज भी बना करके बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन पुराने जो भी इवेंट्स हुए हैं इस तरह के ना, उनसे आप सिर्फ लेसन लो कि क्या लेसन मिलता है आपको, और क्या वो लेसन आपकी आज की लाइफ में एप्लीकेबल है। अगर नहीं है तो उसे जाने दो। आप उस पास्ट में ही ट्रैप मत रहो। आप उस पास्ट को इतनी पावर मत दो कि वो आपके आज के प्रेजेंट को कंट्रोल करे, कमांड करे, गवर्न करे। नहीं, जो भी पहले हुआ वो उस टाइम की सिचुएशन थी, तो जो भी उस टाइम का नतीजा था वो बिल्कुल जनरलाइज करके आप अपने मन में मत बिठा लो।
तो आपको ये सोचना है कि जो भी पास्ट में हुआ था, चाहे कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हुआ हो, चाहे सोशल सर्कल में कुछ हुआ हो, चाहे फैमिली में कुछ हुआ हो, आपको ये देखना है कि मैंने क्या सीखा, और जो भी मैंने सीखा, क्या मैं उसे बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ होता तो आप उसे क्या सलाह देते हैं? आप ये बात एक बार अपने बात मन में सोचिए और उस तरह से अपने आप को खुद को सलाह दीजिए। तो मतलब आपका फ़ोकस होना चाहिए कि इस टाइम की रियलिटी क्या है, बजाय इसके कि मुझे पास्ट में किस किस तरह के लेबल दिए गए हैं। वो सब तो चेंज होते रहते हैं ना, वो सब तो अब एक इवेंट है, एक तरह से समझो कि वो एक मुखौटा था, कुछ देर के लिए पहना चला गया। उससे आपकी अपनी जो पहचान है वो तो नहीं बन जाती ना, क्योंकि आप अपनी पहचान को तो हमेशा लगातार ही निखार सकते हैं। अपने माइंडसेट पे तो आप हमेशा ही काम कर सकते हैं। तो फिर क्यों अटक जाना, पास्ट में नहीं अटकना। सीबीटी का अगला प्रिंसिपल है कि जो प्रॉब्लम्स है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ही अप्रोच करनी चाहिए। वरना क्या है कि जो बड़ी प्रॉब्लम है फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं, फिर हम डर जाते हैं अंदर से, हमें पता ही नहीं चलता हम कैसे उन्हें अप्रोच करें। ठीक करना तो बहुत दूर की बात है, हमें प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो तोड़ना होता है। तो आप सबसे पहले समझना होता है कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन जो भी है उसकी वजह से किस किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, किस तरह के मन में इमोशन पैदा हो रहे हैं, और उससे आउटकम क्या हो रहा है, आपके बिहेवियर किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप चिंतित हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ ख़राब ना हो जाए, और इस चिंता को लेकर के आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इसे ना फिर टुकड़ों में बांटिए। आप देखिए कि क्या आपकी जो आपको हेल्थ की चिंता हो रही है, क्या आपको रियल में कुछ रिस्क फैक्टर हैं या कुछ हेल्थ के इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हो रही है। अब इसमें आपने जब जांच की, छानबीन की, तो आपको पता लगा हाँ, कुछ दिन पहले मेरा ब्लड प्रेशर नापा गया था तो वो थोड़ा सा ज़्यादा था। शायद इस वजह से ही मुझे मेरे मन में ये चिंता आ गई है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आपको एक चीज़ पता लगी, अब आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा था तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार अपना ब्लड प्रेशर आप फिर से चेक करा लीजिए। अगर अभी भी ज़्यादा निकलता है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। इस चीज़ को आप अवॉइड मत करिए, इस चीज़ को आप इग्नोर मत करिए। आपकी प्रॉब्लम का समाधान यही है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, और जो भी चीज़ें वो कहेंगे आपको वो चीज़ें सारी माननी है। आपके मन में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादातर पता है प्रॉब्लम्स का साइज़ इतना बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि हम उनके बारे में ना डिटेल में सोचने से ही डरते हैं। जिस दिन आपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू कर दिया, पहला स्टेप उठा लिया ना, अपने आप वो प्रॉब्लम जो है साइज़ में कम होने लग जाएगी। हम जो स्टेप नहीं उठाते हैं ना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ हम करते हैं। एक और एग्जांपल हो सकता है कि आपको अपने जीवन में ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ ना बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, बिल्कुल मेस है। इसके पीछे आपने जब कारण देखा तो आपको पता लगा कि नहीं, आपकी हेल्थ तो ठीक है, आपकी फैमिली में रिलेशंस भी ठीक हैं, आपका जो जॉब वाला एरिया है ना, वहाँ पर आप सेटिस्फाई नहीं हो। तो अब फिर ये तो आप नहीं रहोगे सेटिस्फाई अगर आप कुछ करोगे नहीं। तो अगर आप जॉब में सेटिस्फाई नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आप कोशिश कर लें कि वहीं पर आपके लिए ठीक ठाक से बन जाएँ, चांसेस बन जाएँ, ठीक ठाक सा एक एनवायरनमेंट बन जाए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वैसी आपको मिल जाएँ। अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, फिर तो आपको जॉब चेंज ही करनी पड़ेगी ना, या कुछ आपको और करना पड़ेगा। तो आप उसकी तरफ कदम उठाएँ, फिर आप अपना रिज्यूमे ठीक से बनाएँ, फिर आप अप्लाई करें और भी जगहों पर जहाँ पर कि आपको लगता है कि आप ज़्यादा खुश रह सकते हैं। मतलब आप बड़ी प्रॉब्लम को जो है वो हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, डाइसेक्ट करके फिर आप देखें, और छोटे छोटे स्टेप जब आप लेना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप एक गोल की तरफ पहुंचेंगे। अगला प्रिंसिपल है सीबीटी का कि एविडेंस का बहुत महत्व होता है। मतलब जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं वो विचार 100% सत्य हैं ऐसा नहीं है, आपको ऐसा मानना भी नहीं है। अगर किसी विचार के फेवर में कोई एविडेंस नहीं है तो फिर आपको उस विचार को पूर्णता नहीं देनी है कि नहीं ये सत्य है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जब भी ऑफिस में रहता हूँ ना तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ, क्योंकि मुझे, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, कभी भी मुझे अपने सुपीरियर से तारीफ़ ही नहीं मिलती, तो इसका मतलब मैं ना इतना अच्छा काम करता ही नहीं हूँ, मेरा काम ही ऑर्डिनरी है। बट ये वाला विचार ठीक नहीं है। आपने जो भी काम किया है वो काम आप अपने किसी और कोलीग को, शायद जो कि आपकी कंपनी में भी नहीं है, ऐसे किसी कोलीग को जो बिल्कुल मतलब रिलेटेड नहीं है इस माहौल से, उसको दिखाएं और उसका फीडबैक लें। अगर वो कहते हैं कि नहीं तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर आप अपने मन में माने कि नहीं, वहाँ पे जो मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है ना अपने ऑफिस में, वो बायस्ड ट्रीटमेंट है। वो जानबूझ करके वो मेरी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं ताकि वो काम का जो क्रेडिट है वो खुद भी ले लें, और मुझे भी थोड़ा सा हमेशा मतलब कट टू साइज़ ही रखें, जो कई बार माइंडसेट होता है नार्सिसिस्ट टाइप के लोगों का, जो बहुत सुपीरियर मेंटालिटी वाले होते हैं उनका। यहाँ पर आप ना एविडेंस क्या आ रहा है कि आपको काम अच्छा करना आता है, तो आपको एविडेंस की बात माननी है। आपको अपने मन में ये वाला विचार रखना है कि नहीं, मैं अपने काम में अच्छा हूँ।
अगला जो प्रिंसिपल है सीबीटी का वो है कि इसमें जो थेरेपिस्ट हैं और जो पेशेंट हैं वो ऐसे नहीं काम करते कि यहाँ पर एक एक डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता है, नहीं। एक तरह से टीम वर्क हो रहा होता है, आपस में बिल्कुल कोलैबोरेशन वाली एक भावना होती है, तभी इसकी सक्सेस भी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टॉक थेरेपी में जो भी गोल्स डिसाइड किए जा रहे हैं वो आपस में मिल के डिसाइड होंगे। जो भी एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं कि आगे क्या क्या करना है, किस किस तरह से हम अप्रोच लेंगे, आगे हमें किस किस तरह से अपने विचारों में या अपनी भावनाओं में, अपने कामों में हमें बदलाव लाने हैं, वो सब चीज़ें आपस में मिल बैठ के डिसाइड करेंगे दोनों। जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको जो रिव्यू करेंगे वो भी एज अ टीम रिव्यू करेंगे। पूरा का पूरा एक डिस्कशन होगा यहाँ पर। और जब ये बायलेटरल कम्युनिकेशन होगा ना, सीबीटी का ये एक बहुत मेन प्रिंसिपल है कि यहाँ पर बिल्कुल पूरा का पूरा एक टीम वर्क होता है। देखा गया है कि इसी से सक्सेस आती है हमेशा सीबीटी की। अगला प्रिंसिपल है कि सीबीटी में आपको होमवर्क भी करना होगा। आपको जो चीज़ें बताएंगे थेरेपिस्ट, आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उस कमरे में जहाँ पे आपकी टॉक थेरेपी हो रही है वहाँ पर आपने बातें कर ली, बातें सुन ली, उसके बाद आप वापस आ गए और उसके बाद आपने फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में चले गए, और फिर जब अगली बार आप थेरेपी में गए हैं तो वहाँ पर आप फिर से बैठ करके बातें सुन के आगे नहीं। जो भी आपको होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क को करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको प्रैक्टिसेस करने के लिए बोला जाएगा, फॉर एग्जांपल आपको अगर बोला है कि आपको डायरी में अपने मन के विचार लिखने हैं तो आपको लिखने हैं। अगर आपको बोला गया है कि ये वाला काम आपको करना है इतने ड्यूरेशन के लिए तो आपको वो वाला काम करना है। जो भी चीज़ आपको बोली गई है ना, आपको मतलब होमवर्क ज़रूर करना है। अगला प्रिंसिपल है कि जो सीबीटी है ये टाइम लिमिटेड है। मतलब कि कई सारी थेरेपीज ऐसी होती हैं जो ओपन एंडेड होती हैं, मतलब जो चलती ही रहती हैं, सालों साल चल रही हैं। सीबीटी में ऐसा नहीं है। सीबीटी में नंबर ऑफ़ सेशंस जो है वो फिक्स किया जाता है। जनरली देखा जाता है कि 12 से 20 सेशंस की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी रखी जाती है। हालांकि नंबर ऑफ़ सेशंस कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये मैंने जनरल बताया। और इसमें एक ये भी चीज़ होती है कि जो भी गोल है, जो सीबीटी का एक आउटकम है, वो क्या होना चाहिए, इस बारे में भी पहले से डिसीजन लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, कोई पेशेंट हैं जिन्हें कि बार बार पैनिक अटैक पड़ते हैं, मतलब रोज़ ही पैनिक अटैक पड़ते हैं। तो एक ये वाला हो सकता है कि डिसीजन लिया जाए कि इनके पैनिक अटैक की संख्या को, जो रोज़ एक या एक से अधिक पड़ते हैं, उन्हें घटा करके हफ्ते में एक लानी है। ये सीबीटी का हमारी जो हम करने जा रहे हैं इसका एक गोल है। मतलब कि इसमें गोल बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मेरी कंडीशन बस ठीक हो जाए, ये गोल नहीं है। आपको उस कंडीशन को डिफाइन करना है क्लिनिकली कि आपका क्या गोल है। अगला प्रिंसिपल है सीबीटी का कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पेशेंट को सेल्फ थेरेपी भी समझाई जाती है, और रिलैप्स ना हो या कम से कम हो, इस चीज़ पर भी काम किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो मतलब पेशेंट को इस तरह से एजुकेट करते हैं, पेशेंट के साथ में बातचीत करके पेशेंट को इस तरह की कंडीशन में लाने की पूरी कोशिश की जाती है पेशेंट के सहयोग से, ऑब्वियसली, कि अगर कभी दोबारा लाइफ में पेशेंट इस तरह की कंडीशन महसूस करे, ऐसे ही विचार अपने मन में आए जिन विचारों की वजह से उसको इस बार थेरेपी में आना पड़ा है, उस टाइम पर वो इन विचारों को खुद ही मैनेज कर पाएँ, जो आज वो स्किल सीख रहे हैं उन्हीं स्किल्स को यूज़ करके। ठीक है, साथ साथ में ये कोई ऐसा अप्रोच नहीं होता कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म अप्रोच है कि बस हमने फटाफट से कुछ किया ऐसा और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए, चले गए। पेशेंट को यहाँ पे इस तरह से ट्रेन किया जाता है उनके विचारों को कि पेशेंट के जो कंडीशन है जब इम्प्रूव हो तो उसमें फिर वो रिलैप्स ना हो, या रिलैप्स मतलब होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। रिलैप्स का मतलब हो गया कि कैसा होता है ना कि जैसे पेशेंट को डिप्रेशन है, उसने किसी जगह पे थेरेपी ली और थेरेपी बोला गया कि हो गई, आप चले गए। फिर उसके बाद क्या है कि आपको बहुत जल्दी विद इन अ वीक या विद इन फ्यू डेज़ आपको दोबारा फिर से सेम सिम्टम्स आ गए। तो सीबीटी में ये वाली कोशिश होती है कि आपको इतनी जल्दी से दोबारा वो लक्षण ना परेशान करे जिनकी वजह से आपको सीबीटी लेने के लिए आना हुआ था। अगला प्रिंसिपल है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कि आपके जो इमोशंस हैं उन्हें दबाया नहीं जाता, उन्हें सप्रेस नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें वैलिडेट किया जाता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि सीबीटी में सिर्फ यही बोलेंगे कि थिंक पॉजिटिव, कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में पॉजिटिव इमेज रखो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मन में ना कोई कई बार एक नेगेटिव इमोशन भी होता ही है, तभी तो आप जा रहे हैं सीबीटी के लिए। तो उस नेगेटिव इमोशन की जड़ क्या है, किस किस तरह के विचार हैं जिनकी वजह से वो नेगेटिव इमोशन जो है फल फूल रहा है, उन विचारों पे फिर काम किया जाता है। तो आप सपोज़ करो आप सैडनेस में हो क्योंकि आपके साथ लाइफ में कोई एक इवेंट हो गया, तो आप जब सीबीटी में हैं, थेरेपी में हैं, वहाँ पर आप वहाँ पे कह सकते हैं आप कि मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है।
तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आपको गलत लग रहा है। आप पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करिए। आपको जब लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो गया है, तो तभी तो आप ऐसा बोल रहे हैं ना, तभी तो आप दुखी हैं। तो आप बोलिए इस बात को। फिर आपको ऐसा जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है, उस जड़ पे जाएंगे। हो सकता है आपके साथ बचपन में आपके पेरेंट्स में से किसी ने या आपके भाई बहन में से किसी ने अच्छा व्यवहार ना किया हो, बहुत हार्श रहे हों आपके साथ और बहुत मैनिपुलेट किया है आपको, बहुत ज़्यादा हीन भावना भरी है आपके अंदर। तो आपके मन में भावना यही रहती है कि ये अच्छे नहीं हैं और आप किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब इतने कोर रिलेशन में ऐसा कोई इंसान महसूस करता है तो उसे फिर वो उसका जीवन अलग रहता है थोड़ा। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आपको इन भावनाओं को दबाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो फिर इनकी जो जड़ में विचार हैं वो क्या हैं, आपको सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि ऐसा भी करते थे, वो ऐसा भी करते थे, मैं कुछ नहीं कर पाता था। अब आप ये समझिए कि आप आज की कंडीशन में क्या सीख ले सकते हैं। आपको सीख यहाँ पर यही लेनी है कि मैं बाउंड्रीज इस तरह की बनाऊंगा आगे कि कोई भी मेरे साथ ऐसा कुछ ना करे। यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं थी या मेरी कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं थी। मैं बस एक एक स्ट्रक्चर में था जहाँ पे कि मैं कुछ और उस टाइम पर नहीं कर पाया। दैट्स ओके। आज मुझे वो वाला गिल्ट लेकर के चलने की या वो वाला बोझ लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है, कि या वो वाला दुर्भाग्य अपने मन में मुझे हमेशा जीने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रिंसिपल है कि सीबीटी इंडिविजुअलाइज की जाती है। मतलब कि ऐसा नहीं है इसमें कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो किसी भी पेशेंट के साथ में ओके हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट की खुद की पर्सनालिटी कैसी है, पेशेंट की वैल्यूज़ क्या हैं, पेशेंट की ओपिनियन क्या है, पेशेंट के कल्चर क्या है ना। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पेशेंट के लिए सीबीटी किस तरह की दी जाएगी। तो ये वाली चीज़ें स्टार्टिंग में ही जब डिस्कशन होता है थेरेपिस्ट के साथ में, जब वो आपको समझ पाते हैं ना, उसके बाद ही डिसाइड होती हैं। तो फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को नींद नहीं आती है, तो सीबीटी फॉर इंसोम्निया अलग है। कई बार पेशेंट जो है वो किसी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुज़रता है, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना है, उसके लिए अलग किस्म की सीबीटी है, जहाँ पर कि फिर हम मेमोरीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सीबीटी के अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आप जो हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप ओवरऑल मतलब कैसे हैं। अगली चीज़ है सीबीटी में कि इसमें जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट है, उसका मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हमें सोचना कि ठीक है, आज हमें ना ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप थेरेपिस्ट के पास गए, उन्होंने पूछा आप कैसे हैं, आपने कहा पहले से बेटर हूँ। इतने से काम नहीं चलेगा। इसमें कई सारे क्वेश्चनियर्स होंगे जो आपको फिल करने होंगे या रेटिंग्स देनी होंगी अलग अलग लक्षणों पे, अलग अलग चीज़ों पे, या कई तरह के इसमें चार्ट्स होंगे जिसमें कि आपको फिल इन करनी है अपनी रिस्पॉन्सेज। तो उससे क्या होगा कि ठीक से मेज़रमेंट हो सकता है कि थेरेपी की वजह से, सीबीटी की वजह से आपको अभी कैसा लग रहा है, आपकी हालत कैसी है, कितना इम्प्रूवमेंट है। तो मतलब इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट मापना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सीबीटी में हमेशा हम ये बात जानते हैं कि जो इसमें इम्प्रूवमेंट है वो एकदम से सडन आने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, ग्रेजुअली ही आता है, क्योंकि इसमें काम भी देखा जाए तो बिल्कुल जड़ से हो रहा होता है। तो इसमें चीज़ें स्टेबिलिटी के साथ में इम्प्रूव हो रही होती हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही होती हैं। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो अब तो आप समझ ही गए हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एविडेंस बेस्ड साइकोथेरेपी है, जिसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कई तरह की कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस में। तो अगर आप किसी को भी जानते हैं जिनको ये वाला वीडियो फॉरवर्ड करके हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ करिएगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।